नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता वह चिड़िया जो। और इस कविता को लिखा है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने। इस कविता के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करते हुए कवि कहते हैं कि उनके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। वह मुंह बोली है। वह एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है। उसे नदी से लगाव है। कवि ने इस कविता में वर्णित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य में विद्यमान साहस, आत्मसम्मान, विश्वास, प्रेम जैसे महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि के भीतर की कल्पित चिड़िया का स्वभाव यदि समाज के सभी लोग अपना लें तो समाज की अनेक समस्याओं का समाधान मिल सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि आज भी कवि की यह कविता समाज में प्रासंगिक है। कविता के भाव से परिचित होने के बाद आइए अब हम जान लेते हैं कि इस कविता को पढ़ने से आपको कौन कौन सी दक्षताएं हासिल करनी होंगी। तो प्यारे बच्चों, इस कविता से संबंधित कुछ दक्षताएं हैं जो इस प्रकार हैं। HIN 601 विद्यार्थी कविता को हाव भाव, लय, ताल, उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। HIN 604 विद्यार्थी लंबे और जटिल निर्देशों, संवाद, चर्चा, परिवेशगत ध्वनियों जैसे बारिश, हवा, पशु, पक्षी, व्यवसाय संबंधी आदि को सुनकर समझ सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। HIN 607 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, एकांकी, संस्मरण, जीवनी से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रवाह के साथ पढ़कर समझ सकते हैं। HIN 611 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के कविता दोहे को पढ़कर या सुनकर उसका भावार्थ लिख सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं कविता में आए कुछ कठिन और नए शब्दों के बारे में। जुंडी, जौ और बाजरे की बालियां, रुचि से, आनंद से या पसंद से। अन्न, अनाज, विजन, निर्जन या एकांत जगह। कंठ, गला, गर्बीली, गर्व करने वाली। कविता की सप्रसंग व्याख्या करने से पहले आइए बच्चों एक बार इसका आदर्श वाचन कर लेते हैं। कविता है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आइए अब प्रत्येक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं।
पहला पद्यांश है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्रसंग देखिए बच्चों इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता वह चिड़िया जो से ली गई हैं। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस पद्यांश में उन्होंने चिड़िया के माध्यम से अन्न की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि हमें अन्न से प्रेम करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि अन्न से हमें ताकत भी मिलती है। व्याख्या देखते हैं। चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जिसे अधपके जौ और बाजरे के दाने खाना बहुत पसंद है, जो दूध से भरे और रसयुक्त हैं, अर्थात उन्हें खाने में उसे बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही रस मिलता है। चिड़िया कहती है कि मुझे जो भी मिलता है मैं उसी में संतोष कर लेती हूँ, यानी अगर उसे थोड़ा भी मिलता है तो वह उसे भी पाकर खुश रह लेती है। ऐसी छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत ही प्रेम है। दूसरा पद्यांश देखिए बच्चों। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसका प्रसंग शुरुआत पहले वाले प्रसंग की तरह ही होगी कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता वह चिड़िया जो से लिया गया है और इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस पद्यांश में कवि दूसरों से प्रेम व उनका सम्मान करने की सीख देते हैं। वह हमें एकांत में भी खुश रहने की प्रेरणा देते हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए। चिड़िया कहती है कि वन में रहने वाले बूढ़े बाबा को खुश करने के लिए वह ऊंचे स्वर में गाती है। वह कहती है कि मैं बहुत प्रसन्नता से गीत गाती हूँ, अतः मेरे स्वर में बहुत मधुरता आ जाती है। जब भी हम कोई काम खुश होकर करते हैं तो आप अपने लिए भी यह चीज़ अनुभव करते होंगे कि जिस कार्य को आप बहुत अधिक प्रसन्नता से करते हैं उस कार्य का परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। तो वह कहती है कि मैं बहुत ही प्रसन्नता से गीत गाती हूँ और इसीलिए मेरे स्वर में बहुत अधिक मधुरता भी आ जाती है। वह नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया मैं ही हूँ, मुझे एकांत से भी बहुत प्रेम है। मैं एकांत में भी, चिड़िया का कहने का तात्पर्य है कि मैं एकांत में भी बहुत खुश रह लेती हूँ। तीसरा पद्यांश देखिए बच्चों। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। प्रसंग इसका कुछ पूर्ववत ही रहेगा और जो इस प्रसंग में नया जुड़ जाएगा वह इस प्रकार रहेगा। इस पद्यांश के माध्यम से कवि विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि हमें स्वयं पर गर्व करना चाहिए और स्वयं पर विश्वास भी होना चाहिए। व्याख्या इसकी इस प्रकार होगी। चिड़िया कहती है कि मैं उफनती हुई का मतलब कि पानी से बिल्कुल भरी हुई नदी से मोती रूपी जल की कुछ बूंदें लेने के लिए भी पहले नदी से उसकी मन की बात जानने की कोशिश करती हूँ, तभी उसमें से चोंच भरकर जल लेकर आती हूँ। ऐसी उफनती नदी से जल लाने पर मुझे स्वयं पर बहुत गर्व होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चिड़िया बहुत छोटी सी होती है, आपने भी देखा है, और पानी से बिल्कुल भरी हुई उफनती हुई नदी के बीच से जब वह जल लेकर आती है, जब वह इतना कठिन कार्य करती है तो उसे स्वयं पर बहुत गर्व होता है।
ऐसी स्वयं पर गर्व करने वाली नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्रेम है, क्योंकि यह हमारी जीवनदायिनी शक्ति है। नदी से हमें जल मिलता है और जल से हमारे प्राणों की, प्रकृति की, जीव जंतुओं की, सभी की रक्षा होती है। तो कवि इन अलग अलग पद्यांशों में जो अलग अलग बातें कही गई हैं, उनके माध्यम से हम सबको यही शिक्षा, यही सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अन्न से बहुत प्रेम करना चाहिए, अन्न को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिल जाता है उसी में संतोष रखना चाहिए। एकांत में भी हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के लिए भी हमें जीना चाहिए। दूसरों के मान सम्मान का, उनकी खुशियों का हमें ख्याल रखना चाहिए और स्वयं पर हमें गर्व होना चाहिए, साहसी होना चाहिए कि हम विपरीत परिस्थितियों से कभी भी घबराएं ना, उनसे हार ना माने और हमेशा डट कर उनका सामना करें। अब इस कविता के प्रश्न उत्तरों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न अभ्यास से, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो आपने कविता से संबंधित 3 पद्यांश देखे। तीनों पद्यांशों में चिड़िया के अलग अलग स्वभाव की, उसके अलग अलग गुणों की बात की गई है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपने चिड़िया का चित्र बनाना है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। मेरे मुताबिक इस कविता के और शीर्षक इस प्रकार हो सकते हैं: नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, मुंह बोली चिड़िया, गर्बीली चिड़िया आदि। तो आप भी इसी प्रकार से कुछ अन्य शीर्षक भी सोचकर लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है बच्चों, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इस कविता के आधार पर चिड़िया को अन्न से, एकांत से और नदी से बहुत ही प्यार है। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो, जिसके 2 भाग हैं। क रस उंडेलकर गा लेती है। इस पंक्ति का अर्थ है कि चिड़िया अत्यंत मधुर स्वर में गाती है और उसके स्वर में बहुत अधिक मिठास है। ख चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका अर्थ है उफनती हुई अर्थात पानी से लबालब भरी हुई नदी के बीच से अपनी छोटी सी चोंच में जल रूपी मोती निकाल लाती है और अपनी प्यास बुझाती है। नदी के जल की एक बूंद लेने से पहले उसके मन की बात जानने की कोशिश भी करती है। आइए अब अनुमान और कल्पना की बात करते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में, जाड़ा तो आप समझते ही होंगे, सर्दियों में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। यहाँ पर कवि ने कुछ पक्षियों के, कुछ चिड़िया के नाम दिए हैं, तो उनमें से आपने छांटना है कि कौन सी चिड़िया का वर्णन इस कविता में किया गया होगा। वह नाम है नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो मेरे अनुसार इनमें से वह नीलकंठ हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है
जैसे उदाहरण के लिए एक यहाँ पर दिया गया है, तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है। ऐसे ही 4 पक्षी दिए हैं, मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर। तो इनमें से आपने बताना है कि मैना के कौन से शरीर के कौन से हिस्से का रंग कैसा होता है, और ऐसे ही अन्य सभी पक्षियों का। तो देखते हैं, ये मैना जो होती है, आपने देखा है कि वह काली होती है, लेकिन उसकी चोंच जो है वह पीली होती है और पंजे हल्के गुलाबी होते हैं। कौवा, सभी को मालूम है कि उसका रंग काला होता है, उसकी चोंच और पंख जो होते हैं वह काले होते हैं और गर्दन सलेटी रंग की होती है। बत्तख, सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है। इसके शरीर का रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है, चोंच पीली होती है और पंजे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर, कबूतर सफ़ेद रंग के भी होते हैं, इनकी चोंच पीली होती है और कुछ कबूतर कुछ सलेटी और कहीं कहीं काला रंग लिए भी होते हैं। इनकी गर्दन काली व कुछ कुछ अन्य रंगों की भी उसमें झलक होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह आप बिल्कुल आसानी से मालूम कर सकेंगे कि इनकी गर्दन बिल्कुल काली नहीं होती, उसमें कुछ हरा कुछ नीला ऐसे अलग अलग रंगों की भी झलक होती है और इनके पंख सलेटी होते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो आपने अपनी तरफ से प्रयास करना है। आपकी मदद के लिए एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया है, जो इस प्रकार हो सकता है। वह चिड़िया जो गंध सूंघ कर सुंदर फूलों का रस निकाल कर गले में मिठास भरती है, वह प्यारी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे फूलों से बहुत प्यार है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। यहाँ भी मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। वह आसमान में एक पंछी ऊंचा उड़ता हुआ, बहुत ऊंचा उड़ता हुआ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। आइए भाषा की बात के अंतर्गत अपनी भाषा को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। इसमें पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि उनके माध्यम से हमें क्या समझना है। पंखों वाली चिड़िया, आप यहाँ देख रहे हैं कि पंखों वाली शब्द को रेखांकित किया गया है। इसी प्रकार ऊपर वाली दराज, इसमें भी ऊपर वाली शब्द को रेखांकित किया गया है। अब देखिए, नीले पंखों वाली चिड़िया। अब इसी के पहले वाक्य में आपने देखा था कि पंखों वाली को रेखांकित किया था, और इसमें अब नीले शब्द जुड़ने के बाद नीले पंखों वाली यहाँ तक के पद को रेखांकित कर दिया गया है। और ऊपर वाली दराज में देखिए, इसमें एक शब्द और जोड़ दिया है, सबसे, सबसे ऊपर वाली दराज। तो इसमें सबसे ऊपर वाली तक के पद को रेखांकित किया गया है। अब देखिए कि यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगर हम पंखों वाली चिड़िया के पहले पद में हम देखें तो पंखों वाली चिड़िया, चिड़िया की विशेषता बताई थी पंखों वाली। इसी के ही दूसरे पद में देखिए कि नीले पंखों वाली चिड़िया, तो यहाँ चिड़िया की क्या विशेषता है कि वह नीले पंखों वाली है। तो ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अब रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया और दराज विशेष्य हैं। यह तो आपको पता ही है
कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। जैसे आपने देखा था कि चिड़िया से पहले क्या जोड़ दिया गया था, पंखों वाली, और उसी के ही अगले रूप में पंखों वाली से भी आगे क्या जोड़ दिया था, नीले। तो इसी प्रकार हमने इन उदाहरणों में भी करना है। मोरों वाला बाग, तो इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, सफेद मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, यहाँ पर हम नया शब्द जोड़ सकते हैं, नया विशेषण जोड़ सकते हैं, ऊंचे। तो यह क्या बन जाएगा, ऊंचे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, आप अपनी पसंद के मुताबिक कुछ भी जोड़ सकते हैं। रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी भी जोड़ सकते हैं, सफ़ेद भी जोड़ सकते हैं इसमें कि सफ़ेद फूलों वाली क्यारी, जो भी आपको अच्छा लगे। स्कूल वाला रास्ता, सरकारी स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, हम इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि बहुत हंसने वाला बच्चा, कम हंसने वाला बच्चा, बार बार हंसने वाला बच्चा, कुछ भी जोड़ा जा सकता है। मूंछों वाला आदमी, इसमें भी आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। बड़ी मूंछों वाला आदमी, छोटी मूंछों वाला आदमी, सफ़ेद मूंछों वाला आदमी, काली मूंछों वाला आदमी, जैसा भी आपको अच्छा लगे। भाषा की बात का अगला भाग देखिए। वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। दूसरा वाक्य है, वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। कविता की जो ये पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों में जिन अक्षरों को, जिन शब्दों को मोटे छापे में लिखा गया है, जैसे पहले पंक्ति की अगर हम बात करें तो उसमें रुचि से और दूसरी में रस उंडेल कर, तो उन शब्दों को आपने ध्यान से देखना है। पहले वाक्य में रुचि से, यानी उसमें खाने के ढंग की बात की गई है कि चिड़िया खाने को किस प्रकार से खाती है, रुचि से, पूरा आनंद लेकर। और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर, इसमें गाने के ढंग की विशेषता बताई गई है कि गाना किस प्रकार गाती है, रस उंडेल कर, यानी बहुत ही मधुरता से। तो ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, उन वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटने हैं। तो क्रिया विशेषण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं जिनसे कार्य के ढंग का, यानी कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है, उसका पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला वाक्य है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। लड्डू ठूंसने लगी, क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, ठूंसने की। और वह जो लड्डू को मुंह में ठूंसना है, वह क्रिया किस प्रकार हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, फटाफट हो रही है, कैसे हो रही है। तो वाक्य में आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी, कि मुंह में लड्डू किस प्रकार ठूंस रही है, जल्दी जल्दी ठूंस रही है। अगला वाक्य देखिए, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। चली गई क्रिया है, और किस प्रकार चली गई, तेजी से, धीरे धीरे, या लुढ़कती हुई। तो वाक्य के अनुसार क्या है इसका क्रिया विशेषण, लुढ़कती हुई। तीसरा वाक्य देखिए, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा।
सामान्य होने लगा। क्रिया क्या है? होना। और वह किस प्रकार हो रही है क्रिया? धीरे धीरे। तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। अगला वाक्य देखिए, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। क्रिया है गिरना, और वह गिरने की क्रिया किस प्रकार से हुई? धप से। तो यहाँ पर धप से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला वाक्य देखिए, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। यहाँ पर क्रिया है झपटा, और वह झपटने की क्रिया किस प्रकार से हुई? फुर्ती से। तो यहाँ पर फुर्ती से रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला वाक्य देखिए, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठना क्रिया है, और वह बैठने की क्रिया किस प्रकार हुई है? सहम कर। तो यहाँ पर सहम कर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला वाक्य देखिए, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। ठंड का बढ़ना क्रिया है, और वह किस प्रकार से हुई? अचानक से, एकदम से ठंड बढ़ गई है। तो वाक्य के अनुसार यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? अचानक। तो यह था बच्चों हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक छठी कक्षा की जो पहला पाठ है वह चिड़िया, जो से संबंधित उसकी आदर्श वाचन, उसकी सप्रसंग व्याख्या, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, भाषा की बात। तो मैं आशा करती हूँ कि यह सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। फिर किसी और नए पाठ के साथ शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।